जिन लोगों ने इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन को राशि भेंट की, अभी इस सत्र की अध्यक्षीय समापनीय भाषण के लिए, मार्गदर्शन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, माननीय वामन मिश्राम साहब इस सत्र का समापनीय मार्गदर्शन करें। साथियों, आज अधिवेशन का पहला दिन है और उद्घाटन सत्र के बाद ये हमारा आदिवासी और किसानों का सम्मिलित सत्र है। इस सम्मिलित सत्र के लिए जो विषय चर्चा करने के लिए रखे गए हैं वो विषय है भारत में जड़ मूल से रहने वाले आदिवासियों के गांवों को आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी राजस्व गांव घोषित न करना शासक जातियों का आदिवासियों के साथ भयानक षड्यंत्र है, एक गंभीर चर्चा। दूसरा विषय है किसानों की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी गारंटी कानून लोकसभा और राज्यसभा में पारित करके लागू करने से ही किसानों की समस्याओं का समाधान होकर किसान सम्मानपूर्वक जीवन जी सकता है, एक गंभीर चर्चा। ये दो विषय चर्चा करने के लिए रखे गए हैं। दोनों विषयों पर किसान प्रतिनिधियों के द्वारा, आदिवासियों के प्रतिनिधियों के द्वारा अपनी बातें काफी विस्तार से आप लोगों के सामने रखी गई है। मैं कंक्लूडिंग में समापन करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हूं, तो कुछ बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, कुछ बात समझाना चाहता हूं। पहली तो महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां बैठे हुए जो डेलीगेट साथी है, शायद उन लोगों को भी राजस्व ग्राम जो शब्द प्रयोग है ये उनके लिए भी शायद नई बात हो सकती है। हो सकता है कुछ लोगों को इसकी जानकारी हो और हो सकता है कुछ लोगों को इसकी जानकारी ना हो। तो इसे राजस्व ग्राम की बात को समझना बहुत जरूरी है। आज हमारे देश में आजादी हासिल होने के बाद, सो कॉल्ड तथाकथित आजादी हासिल करने के बाद, इस देश में दो प्रकार के विलेज है। एक राजस्व विलेज है, यानी राजस्व ग्राम है, इसको अंग्रेजी में रेवेन्यू विलेज कहते हैं। तो रेवेन्यू विलेज का मतलब ये है कि वहां जो जमीन है उस जमीन पर जो टैक्स लगाया जाता है उसे हिंदी में राजस्व कहते हैं, अंग्रेजी में रेवेन्यू कहते हैं। तो अंग्रेजों के समय में जो जिले का जिलाधिकारी है, जो आज के तारीख में बहुत शक्तिशाली पोस्ट है जिलाधिकारी, वो जिलाधिकारी रेवन्यू कलेक्ट करने वाला अधिकारी था और रेवन्यू कलेक्ट करने के लिए वो जमीन पर टैक्स लगाते थे और वो टैक्स सारे देश भर में वसूल करके सरकार के कोष में जमा करते थे। क्योंकि भारत कोई इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं था, भारत कोई औद्योगिक देश नहीं था, जैसे यूरोपियन देश है
वहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है और वहां का सारा समाज खेती पर निर्भर नहीं है। वहां का सारा समाज जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने की वजह से, चाहे अमेरिका हो चाहे यूरोप हो, ये सारे देश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुए देश है। यानी वहां की सोसाइटी ये लगभग अर्बनाइज है और खेती पर निर्भर नहीं है। ये सारी की सारी सोसाइटी जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से वहां इंडस्ट्री पर निर्भर है। तो वहां उतना जो जमीन पर टैक्स लगाकर टैक्स वसूल करने से बहुत ज्यादा टैक्स नहीं आता है। मगर इंडिया जो था, जो अंग्रेज जब आए थे, उस समय इंडिया जो था वो गांवों का देश था और केवल जमीन के ऊपर टैक्स लगाकर जो रजवाड़े हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, वो उसी से टैक्स वसूल करते थे और उस टैक्स के आधार पर अपना कारोबार चलाते थे। मगर अंग्रेजों के आने के बाद इसलिए उन्होंने दो प्रकार के गांवों का वर्गीकरण किया, राजस्व ग्राम और नॉन राजस्व ग्राम। तो राजस्व ग्राम में शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास और माइनॉरिटी की जो बस्तियां होती थी उनको राजस्व ग्राम में रखा गया है, और दूसरी जो बस्तियां होती थी, जो आदिवासियों की बस्तियां है, वो जंगल में है। तो आदिवासियों के गांवों को उन्होंने, अंग्रेजों ने रेवन्यू विलेज का दर्जा देने से इनकार कर दिया। यदि थोड़ी देर के लिए आप थोड़ा कल्पना करो कि रेवन्यू विलेज होने की वजह से विलेज में जो भी डेवलपमेंट के काम चलते हैं वो रेवन्यू विलेज के आधार पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से सारा डाटा सरकार के पास उपलब्ध होता है। क्यों होता है? क्योंकि डाटा उपलब्ध नहीं होगा तो सरकार को रेवेन्यू कहां से मिलेगा, सरकार को राजस्व कहां से मिलेगा, टैक्स कहां से मिलेगा। तो सरकार के पास सारा टैक्स होता था, सारा टैक्स कलेक्ट करने के लिए उनके पास सारा डाटा होता था। उस डाटा के आधार पर बजट एलोकेशन भी होता था और राज्य के और केंद्र के जो बजट बनते थे उसके लिए इस डाटा का उपयोग और प्रयोग भी किया जाता था। इसलिए मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि आदिवासियों के गांवों को उन्होंने नॉन राजस्व यानी रेवन्यू विलेज का दर्जा नहीं दिया। रेवन्यू विलेज का दर्जा अगर दिया होता तो क्या होता? रेवन्यू विलेज का दर्जा देते ही सारे जंगल का मालिक आदिवासी हो गए होते, कानूनन हो गए होते। जिस भी जंगल के इलाके में आदिवासी रहते, उस जंगल का वो आदिवासी विलेज को राजस्व विलेज बनाया जाता और उस इलाके में जितनी भी जमीन है, चाहे जंगली हो नॉन जंगली हो, वो सारे के सारे जमीन का मालिक जो है वो आदिवासी घोषित हो जाते। ये पहले नंबर का परिणाम होता। और आदिवासी इतने बड़े देश के अंदर इतने सारे जमीनों के मालिक होते। तो एक तो जमीन का मालिक होने से बेनिफिट क्या है कि जो जमीन में फसल ली जा सकती है,
जंगलों में जो जमीन तैयार है, जो फसल ले सकते थे, उससे आदिवासियों का फायदा, आर्थिक फायदा। बल्कि ऐसा कहा जा सकता है कि फिर आदिवासी आदिवासी नहीं रहते, आदिवासी जमींदार हो जाते, इतने ज्यादा जमीन के मालिक हो जाते। तो ये तो जमीन की फसल उनको बहुत ज्यादा मिलती। दूसरा फायदा क्या होता कि जमीन के नीचे तमाम प्रकार के 82 प्रकार के धातु उपलब्ध है, वो जंगलों में ही है, तो वो उसके मालिक होते। उसमें सोना, चांदी और तमाम प्रकार के, सोने से भी महंगा प्लेटिनम जो है, वो सोने से भी महंगा है। तो ये क्योंकि प्लेटिनम का उपयोग जो है वो एटम बम बनाने के लिए करते हैं, तो उसके लिए उसका उपयोग करते हैं, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा महंगा धातु हो गया। तो 82 प्रकार के धातु है, और वो आज भी, आज के तारीख में भी आदिवासी इलाके में जमीन के नीचे मिलते हैं। आदिवासी उसके भी मालिक हो जाते हैं। आज भी आदिवासी इलाके में अगर जमीन के नीचे कोई चीज मिलती है तो आदिवासियों का हक बनता है, मगर वो हक अमल में लाने के लिए, जो कानून को अमल में लाने के लिए, संविधान को अमल में लाने के लिए, जो संविधान और कानून लागू करने के लिए जो संगठित शक्ति चाहिए, वो आदिवासियों के पास नहीं है। संगठित शक्ति एक दूसरी बात है। प्राइमरी बात क्या है? प्राइमरी बात है शिक्षा। क्योंकि ये रेवन्यू विलेज नहीं है, इसलिए उनके विलेज में, आदिवासी जंगली एरिया में स्कूल का सिस्टम नहीं है, एजुकेशन का सिस्टम नहीं है, कम्युनिकेशन के साधन का अभाव है। इसलिए दुनिया में जो ज्ञान और जानकारी पैदा हो रही है, टेक्नोलॉजी और विज्ञान का विकास हो रहा है, वो आदिवासी इलाके तक पहुंचता नहीं है। रास्तों का विकास आदिवासी इलाके तक पहुंचता नहीं है। हेल्थ केयर एरिया, हेल्थ केयर का जो सिस्टम है सारे दुनिया में, वो आदिवासी इलाके में पहुंचता नहीं है। और इस वजह से आदिवासी लोग जंगलों में अंधश्रद्धा के आधार पर बहुत बार जो है उनके जीवित हानि होती है। तो ये सारी बातें आदिवासियों को राजस्व ग्राम ना बनाने से होती है। और राजस्व ग्राम ना बनाकर अंग्रेजों ने आदिवासियों को बेदखल करने का काम किया, जमीन से बेदखल करने का काम किया, जंगल के मालिकाना हक से बेदखल करने का काम किया। आजादी मिली, आजादी मिलने के बाद भी उसी कानून को बरकरार रखा गया। अंग्रेजों के समय का कानून और 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ, तो संविधान लागू हुआ, उसके अनुसार नए कानून बनने चाहिए थे आदिवासियों के संदर्भ में। वो कानून भी वैसे के वैसे ही, अंग्रेजों के समय के वैसे के वैसे ही कानून बनाए, वैसे के वैसे ही रखे हुए हैं, और इसमें किसी प्रकार की तब्दीली करने का काम नहीं हुआ। इसलिए आदिवासियों के साथ में बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है। और जब सरकार को ऐसा लगता है कि उस इलाके में कोई मूल्यवान धातु मिल रही है, उस इलाके में कोई इंडस्ट्री लगानी है और वहां बड़ा धातु मिल रहा है, तो उसी धातु को आधार बनाकर इंडस्ट्री खड़ी करनी है, तो फिर वो आदिवासियों को बेदखल कर देते हैं, यानी सारी की सारी संपत्ति पर कब्जा कर लेते हैं। तो ये सारी बातें राजस्व ग्राम के अभाव की वजह से हो रही है। अंग्रेजों ने भी यही किया,
और आजादी हासिल होने के बाद भी, आजादी मिलने के बाद भी यही हुआ, तो इससे यह बात प्रमाणित हो जाती है कि 15 अगस्त 47 की आजादी आदिवासियों को मिली हुई आजादी नहीं है। 15 अगस्त 47 को मिली हुई आजादी ये आदिवासियों को मिली हुई आजादी नहीं है, तो तमाम मूल निवासियों को मिली हुई आजादी नहीं है। मगर पर्टिकुलर संदर्भ में मैं बता रहा हूं कि आदिवासियों को मिली हुई इस संदर्भ में आपको बता रहा हूं कि आजादी का कोई मतलब नहीं रहा। नहीं तो भारत के संविधान ने जो अधिकार आदिवासियों को बहाल किए, उस हिसाब से उस पर अमल करने के लिए कानून बनाए जाने चाहिए और कानून बनाकर उसको अमल करना चाहिए था, मगर ऐसा हुआ नहीं। और इस वजह से आदिवासियों को आज भी जंगलों में जहां वो रहते हैं उनका किसी प्रकार का कोई मालिकाना हक उनके पास ना होने की वजह से, क्योंकि आज भी वो रेवेन्यू विलेज नहीं है, आज भी वो राजस्व विलेज नहीं है, और इस हिसाब से वो इनडायरेक्टली भारत सरकार ये कहती है कि ये आदिवासियों ने इस जमीन पर इंक्रोचमेंट किया हुआ है, ऐसा ही वो मानकर चल रहे हैं। तो इस तरह से ये एक बहुत भयंकर बात है, राजस्व ग्राम से संबंधित मुद्दा। हम लोगों ने भी पहली बार, क्योंकि जैसे जैसे हमारी अपनी भी समझदारी बढ़ रही है, वैसे वैसे हम अपने लोगों को जगाने के काम में लगे हुए हैं और उस संबंध में लोगों को डाटा बता रहे हैं, उसका विश्लेषण कर रहे हैं, तुलनात्मक अध्ययन करके बता रहे हैं, ताकि लोगों को हमारे समझ में आ जाए। और यहाँ जो डेलीगेट लोग आए हैं वो अपने एरिया में, अपने भौगोलिक और सामाजिक एरिया में जाकर इस बात का प्रचार प्रसार करने का काम करे, क्योंकि यहाँ जो हम कह रहे हैं वो केवल आपको बताने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि आप लोगों को वेल इन्फॉर्म बना रहे हैं, आपको जानकार बना रहे हैं। जानकार आपको क्यों बना रहे हैं? क्योंकि आप अपने अपने गांव में, अपने अपने तहसील में, अपने अपने जिले में जाकर अपने समाज में इस जानकारी का प्रचार प्रसार करने के लिए और अपने अपने इलाके के लोगों को जागृत करने के लिए, इसका उपयोग करने के लिए जानकारी आपको दी जा रही है। तो ये जानकारी आप लोगों को लोगों तक पहुंचाने का काम करना है, इसके लिए ये जानकारी आपको दी जा रही है ताकि लोग जाग जाए, और अगर जाग गए तो जगे हुए लोगों को जोड़ा जाए, जोड़े हुए लोगों से शक्ति का निर्माण किया जाए, ताकि शक्ति, जनशक्ति का उपयोग और प्रयोग आने वाले समय में जन आंदोलन के लिए किया जाए। हम जन आंदोलन क्यों करना चाहते हैं? हम कोई पागल लोग तो है नहीं कि केवल जन आंदोलन करना हमारा मकसद है। जन आंदोलन करना मकसद नहीं है, जन आंदोलन तो साधन है, जन आंदोलन मकसद नहीं है। जन आंदोलन साधन है किस चीज का? कि जन आंदोलन के द्वारा आजादी हासिल की जा सकती है, जन आंदोलन के द्वारा हम लोग सत्ता हासिल कर सकते हैं। पावर इज ए प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसफुल स्ट्रगल। अगर हम सफलतापूर्वक आंदोलन चलाते हैं तो हमारे लोगों को केंद्र की सत्ता मिलेगी। केंद्र सरकार, हमारे लोगों की जब संख्या ही हमारी है, और मौलिक सिद्धांत बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान में लिख दिया है कि जिसकी वोट की संख्या ज्यादा होगी वो देश के हुक्मरान होंगे। तो जैसे मैंने उद्घाटन सत्र में बताया कि हम लोग शेड्यूल कास्ट के लोगों को, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोगों को, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, नॉमिडिक ट्राइब के लोगों को, एमबीसी के लोगों को, ओबीसी के लोगों को एक ही आंदोलन में शामिल करने में कामयाब हो गए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि जिन ब्राह्मणों ने 6000 जाति के टुकड़ों में हमारे लोगों को बांटा, उन लोगों को हम लोग सीमित प्रमाण में क्यों न हो जोड़ने में कामयाब हो गए। तो सीमित प्रमाण में जोड़ने में कामयाब हो गए, उससे ही वो लोग डरे हुए हैं। अभी तो हम लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर, जितना
हमारा मकसद है, उतना बड़ा मकसद पूरा करने के लिए उतने ज्यादा लोगों को हम इकट्ठा करने में कामयाब नहीं हुए। ये भी बात हम जानते हैं, मगर जितना हम लोग करने में कामयाब हुए वो कोई छोटा मोटा डेवलपमेंट नहीं है। और ये डेवलपमेंट की वजह से आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत को बार बार जो है बयान देने पड़ रहे हैं। वर्ण व्यवस्था के खिलाफ में, जाति व्यवस्था के खिलाफ में बयान देने पड़ रहे हैं ताकि हम लोगों को खुश किया जाए। मगर बयान देने मात्र से हम लोगों को खुश नहीं होना चाहिए। ऐसा खुश होना भ्रम का शिकार हो सकते हैं, तो हमको सतर्क रहना चाहिए। मगर मैं आपको ये बयान देने के पीछे की कारण परंपरा बता रहा हूं। ये जितनी जागृति हमने की, जितना जोड़ने का काम हमने किया, उसकी वजह से हो रहा है। अगर हम आने वाले, जैसे मैं 2025 तक आपको 6000 तहसीलों में हम लोगों का 2025 तक 6000 तहसीलों में हमारा संगठन का जाल फैल जाएगा। और 2025 में यदि 6000 तहसीलों में फैल जाएगा तो बहुत बड़ा विशाल संगठन खड़ा हो जाएगा। ये बहुत बड़े पैमाने पर हम लोगों को मोबिलाइज करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। और जब मोबिलाइज करने के लिए सक्षम हो जाएंगे तब आप अंदाजा लगा सकते हो कि उसका परिणाम उस हिसाब से होगा। जितनी हम ताकत संगठित करेंगे उस हिसाब से उसका परिणाम होगा। और इस बात को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को यहां से आगे एक कार्यकर्ता को एक साल में 10 कार्यकर्ता जोड़ना चाहिए। अलग अलग जाति समूह के 10 कार्यकर्ताओं को जोड़ना चाहिए, जगाना चाहिए और उनको बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम के लिए तैयार करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं, इससे आंदोलन बढ़ेगा, इससे संगठित शक्ति बढ़ेगी, इससे जनशक्ति बढ़ेगी। जनशक्ति के बढ़ने से जन आंदोलन बढ़ेगा और जन आंदोलन के बढ़ने से आजादी, और जन आंदोलन के बढ़ने से हम लोग केंद्र की सत्ता इस देश के मूल निवासी बहुजनों के नियंत्रण में लेने में कामयाब हो सकते हैं। ये दो बड़ी बातें इस तरह से हासिल की जा सकती है। तो आदिवासियों के संदर्भ में जो विषय था, इस संदर्भ में मैंने बात आपको कही। दूसरा है किसानों की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये बहुत सारे यहां जो लोग आए हैं उनको न्यूनतम शब्द समझ में नहीं आता, न्यूनतम शब्द का अर्थ समझ में नहीं आता। तो मैं देसी हिंदी में आपको बताता हूं कि देसी हिंदी में न्यूनतम का क्या मतलब होता है। तो देसी हिंदी में न्यूनतम का मतलब होता है कम से कम, कम से कम। आ गया समझ में? कम से कम, न्यूनतम का मतलब है कम से कम, अधिक से अधिक नहीं, कम से कम। कम से कम किसान का क्या कहना, अरे कम से कम इतना तो दो भाई। किसान क्या बोल रहा है, अरे कम से कम इतना तो दो भाई। वो ज्यादा से ज्यादा नहीं बोल रहा है। वर्मा जी समझ रहे ना, अरे कम से कम इतना तो दो। तुम इतने के लिए भी तैयार नहीं हो। ये उसका जो कहना है, अंग्रेजी में जो शब्द है, ये न्यूनतम का अंग्रेजी शब्द है एमएसपी। इससे भी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको अंग्रेजी में आसानी से समझा देता हूं। मिनिमम, एमएसपी का मतलब है मिनिमम। दूसरा शब्द है मैक्सिमम। नहीं नहीं, मैक्सिमम नहीं चाहिए, मिनिमम। किसान क्या बोल रहे हैं, अरे हमको मिनिमम चाहिए भाई। ये हमारा जो रेट है ये मिनिमम है और हम आपको मैक्सिमम मांग नहीं रहे, हम आपको मिनिमम मांग रहे। मिनिमम देने के लिए भी तैयार नहीं है। तो
किसान की जो मांग है वो मिनिमम गारंटी वाला मामला है कि मिनिमम गारंटी होनी चाहिए, मगर मिनिमम गारंटी के लिए भी इस देश में सरकार कानून बनाकर देने के लिए तैयार नहीं है। तो कानून किसानों को मूर्ख कैसे बनाती है? खरीदारी के समय के पहले मिनिमम गारंटी का मूल्य घोषित करती है और उसकी खबरें सारे देश के अखबारों में, सारे देश के टीवी में और मीडिया में छाप देती है। तो सारे देश के किसानों को क्या लगता है, सरकार हमारे बारे में सोच रही है, विचार कर रही है। और वो मिनिमम आंकड़ा घोषित करने के बाद मार्केट के ऊपर छोड़ देती है कि मार्केट वाले जो है उसको 2040 या 2060 में खरीद ले। ये है ना वर्मा जी, 2040 का रेट या 2060 के रेट में खरीद ले। हाँ, तो 2040 या 2060 इसमें खरीद ले, ऐसा सरकार के द्वारा घोषित करने के बाद व्यापारी क्या करता है, किसान से 1400 में खरीद लेता है। चलो, ये अभी वर्मा जी क्योंकि हमारे ओरिजिनल प्रतिनिधि ये है। अभी मेरा बाप किसान था, अभी मैंने भी खेती में हल चलाया। जब से मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी किया तो तब से मैं किसान नहीं रहा। तो वर्मा जी सही किसान है। मैं किसान का बेटा जरूर हो, हल भी चलाया है और खेती में काम भी किया है, मगर सरकारी नौकरी करने की वजह से अभी मैं किसान नहीं रहा हूं। तो इतना ही कह सकता हूं किसान का बेटा हूं। मगर वर्मा जी अभी भी खेती करते हैं तो उनको ज्यादा मालूम है, प्रत्यक्ष कर रहे हैं, लड़ाई भी लड़ रहे हैं। उनके राष्ट्रीय स्तर पर जो किसानों का संगठन निर्माण किया गया है उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। तो इसलिए ये ज्यादा डाटा और ज्यादा जानकारी उनके पास में है। मगर मैं आप लोगों को क्या कहना चाहता हूं कि सरकार की जो पॉलिसी है वो समझा रहा हूं। मैं बुनियादी बात क्या कहना चाहता हूं, जब सरकार ने 2040 और 2060 का रेट घोषित किया तो व्यापारी 1400 या 1200 में खरीद ही कैसे सकते, ये मेरा कहना है। कानून सरकार ने बनाया, मगर कानून गारंटी का कानून नहीं बनाया। तो सरकार ने जब घोषित किया तो जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार इंश्योर करे कि किसानों को उतना रेट मिले। क्या सरकार को मालूम नहीं है कि 1200 में व्यापारियों ने खरीदा? सब मालूम है। क्या सरकार को मालूम नहीं कि 1400 में खरीदा? सब मालूम है। सरकार को मालूम नहीं है ऐसा नहीं है, मालूम है। सरकार को मालूम होने के बावजूद भी व्यापारियों पर सरकार ने जो रेट निर्धारित किया उसका उल्लंघन करने का किसी प्रकार का कोई आरोप व्यापारियों पर सरकार नहीं लगाती है, ना उनके दंड की व्यवस्था करती है। ऐसा कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं है। क्यों प्रावधान उपलब्ध नहीं है? क्योंकि ऐसा कोई कानून ही नहीं है। सरकार केवल पॉलिसी के तहत घोषित करती है। इन चीजों का फर्क समझा रहा हूं आप लोगों को कि सरकार घोषणा करती है और मार्केट के ऊपर छोड़ देती है, मगर सरकार ने इसके लिए कोई कानून नहीं बनाया। यदि कानून बना होता तो किसान को खुद व्यापारियों के खिलाफ में कोर्ट में जाने का अधिकार मिलता, मगर सरकार ने कानून नहीं बनाया। सरकार केवल जब फसल निकलती है उसके कुछ दिन पहले केवल रेट घोषित करती है, वो भी मिनिमम रेट घोषित करती है, और मिनिमम रेट भी व्यापारी उनको नहीं देते हैं, और व्यापारी
इस देश में किसानों को लूटने का काम कर रहे हैं। ये बात हमको समझना होगा। अब आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। अंग्रेजों के विरोध में इस देश में आंदोलन चलाए गए। आंदोलन चलाए गए और आंदोलन का नेतृत्व जो है सबसे पहले ब्राह्मणों ने किया और बाद में बनिया जो गांधी है उसने किया। यानी किसानों, ज्योतिराव फुले क्या कहते हैं, शेठ जी और भट्ट जी ये दो है किसानों के दुश्मन, शेठ जी और भट्ट जी। तो आजादी के आंदोलन का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ब्राह्मण और गांधी जी, तो गांधी जी तो बनिया थे, यानी वैश्य वर्ण के थे। पहले के प्राचीन काल में क्या होता था कि ब्राह्मण अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए क्षत्रियों को 2 नंबर में इस्तेमाल करता था, मगर आजाद भारत में और आजादी के आंदोलन में क्या हो रहा है कि ब्राह्मण और बनिया ये 2 लोग मिलकर गठबंधन बनाए हुए, ब्राह्मण और बनिया गठबंधन है, और ब्राह्मण और बनिया गठबंधन बनाकर ये दोनों मिलके एक किसानों को लूट रहे। ये ज्योतिराव फुले ने लिख कर रखा, शेठ जी और भट्ट जी, भट्ट जी यानी ब्राह्मण, शेठ जी यानी बनिया, ये उनके मराठी के शब्द है। तो उन्होंने ये बात कही कि ये किसानों के दुश्मन हैं। तो किसानों का एक दुश्मन ब्राह्मण आजादी के आंदोलन का नेता हो गया बाल गंगाधर तिलक, और दूसरा वैश्य गांधी जी, वो किसानों का जो दुश्मन जाति का प्रतिनिधि था वो किसानों का नेता हो गया। ठीक है, आजादी के आंदोलन का नेता हो गया। और ये इन लोगों को कहा, किसानों को कहा हम आजादी देंगे, और सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपने साथ में लेकर ये विश्वास पैदा किया कि हाँ, किसानों को हम लोग आजादी देंगे। मगर आजाद भारत में ब्राह्मण बनिया लोगों ने गठबंधन बनाया, क्योंकि जमाना गठबंधन का है। तो समाजी लेवल पर ब्राह्मणों ने पहले अकेले वर्चस्व स्थापित करते थे, मगर ब्राह्मणों ने अभी क्या किया कि ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए उन्होंने बनिया के साथ गठबंधन किया। पहले राजपाट पर कब्जा करने के लिए तलवार चलाना जरूरी होता था, मगर आधुनिक समय में बड़ा संगठन चलाना और मीडिया को मैनेजमेंट करना, इसके लिए पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसलिए जब परिस्थितियां बदली तो क्षत्रियों को ब्राह्मणों ने छोड़ दिया और आजादी के आंदोलन में बनिया को साथ में लिया, तो ब्राह्मण बनिया गठबंधन हो गया। क्योंकि पैसा बहुत बड़े पैमाने पर लगता है। 2014 के चुनाव में बीजेपी ने 30,000 करोड़ रुपया खर्चा किया। कहां से आता है पैसा? ये 30,000 करोड़ रुपया कहां से आता है? तो बीजेपी के पास ये जो पैसा है, ये पैसा उद्योगपतियों से, व्यापारियों से, उनके जो काम करवाए जाते हैं उनके बदले में ये सारा का सारा पैसा आता है। और इस पैसे का उपयोग करके वो लोग बहुत बड़े पैमाने पर पैसा इकट्ठा करते हैं और बनिया उनको पैसा देते हैं। आज 2% संख्या है बनिया की भारत में, मगर 2% लोगों का भारत के 90% व्यापार पर कब्जा है। 90% व्यापार पर कब्जा है और 30 लाख करोड़ रुपए का मराठी में उसको उलाढाल बोलते हैं, यानी चलन होता है 30 लाख करोड़ रुपए का। ये सारा
चलन बल जो होता है, 30 लाख करोड़ रुपए के रुपयों पर ये वैश्य वर्ण खेलता रहता है। उनके पास रहता है ये सारा पैसा, उनके पास आता है, उनसे जाता है, फिर उनके पास आता है, फिर जाता है, यानी उनके पास ही रहता है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश में जो 2% लोग हैं, इस कितने भयंकर संपत्ति पर उनका कब्जा है। और इसी से जो ब्लैक मनी तैयार होता है, इसी से जो काला धन पैदा होता है, वो काला धन का उपयोग चुनाव में अल्पसंख्यक लोगों की सत्ता बहुसंख्याक लोगों पर स्थापित करने के लिए की जाती है। ये सारा हो रहा है। इसके बारे में इस देश के किसानों को जगाना जरूरी है। मान लो कि ये ब्राह्मण बनिया गठबंधन कांग्रेस ने बनाया, यानी गांधी जी ने बनाया। एक कांग्रेस ने बनाया, गांधी जी ने बनाया कांग्रेस के द्वारा। बीजेपी ने कहा बीजेपी का भी वही है, बीजेपी का भी वही है, ये ब्राह्मण बनिया गठबंधन है। ये आरएसएस बनाया ब्राह्मणों ने, भाजपा बनाया ब्राह्मणों ने, और उसको काला धन के द्वारा पैसा दिया जाता है बनिया के द्वारा। मगर ब्राह्मण और बनिया 3-3.5% ब्राह्मण और 4-4.5% बनिया, इतने वोटों के आधार पर सरकार नहीं बना सकते। तो ये जो बहुसंख्याक वर्ग है, इन बहुसंख्याक वर्ग के वोटों को खरीदने के लिए काला पैसा यूज किया जाता है। मीडिया मैनेजमेंट पर यह काला धन इस्तेमाल किया जाता है। चुनाव में प्रोपेगेंडा करने के लिए काला धन इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया में ये माना जाता है कि भारत में चुनाव में जितना काला धन इस्तेमाल किया जाता है, उतना काला धन दुनिया में कहीं पर भी नहीं होता। काला धन ही भारत में सफेद करने का सबसे बड़ा जरिया है चुनाव। चुनाव में काला धन सफेद होता है। काला धन जो सफेद होता है वो चुनाव में होता है। चुनाव में इस पैसे का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है और व्यवहार में उस पैसे को लाया जाता है। कांग्रेस इसका विरोध नहीं कर सकती। आज बीजेपी इस काम को कर रही है, कल कांग्रेस ने इसी काम को किया। तो कांग्रेस और बीजेपी, बीजेपी और कांग्रेस, ये दोनों लोगों ने यही काम किया। तो इसलिए कांग्रेस ये सोचती है कि आज बीजेपी के लोग सत्ता में हैं तो बीजेपी के लोग ये कर रहे हैं, कल हम सत्ता में तो हमने किया, भविष्य में हम सत्ता में आएंगे तो हमको भी यही करना होगा, यही नहीं करेंगे तो हमारा वर्चस्व नहीं बना रहेगा। इस तरीके से ये सारा का सारा कार्यक्रम चल रहा है। हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि ये जो काला धन पैदा करने वाले लोग ही देश पर राज कर रहे हैं। काला धन जो है संचालित हो रहा है देश की सत्ता पर काबिज होने के लिए। तो हम लोगों को इस देश की बहुसंख्याक प्रजा को संगठित शक्ति के रूप में संगठित करना होगा और जगाना होगा। यह ध्यान रखो कि वाम से पढ़े लिखे लोगों का संगठन है तो एक कितने लोग हैं सारे देश भर में? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, माइनॉरिटी के कितने लोग हैं? 2-4% लोग हैं। 2-4% ज्यादा नहीं है। ये 2-4% लोग पढ़े लिखे लोग हैं। उस 2-4% को अगर हम 100 मानक आंकड़ा माना जाए तो उसमें 4-5% लोग हमको सहयोग कर रहे हैं। 100% पढ़े लिखे लोग, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के लोग हमको सहयोग थोड़ी कर रहे हैं। जितने पढ़े लिखे लोग हैं उसको अगर 100 का मानक आंकड़ा माना जाए, उसका 4-5% लोग हमको सहयोग कर रहे हैं, ज्यादा नहीं कर रहे। तो उससे चुनाव प्रणाली में कोई बहुत बड़ा बदलाव उनके संख्या के बल पर नहीं लाया जा सकता, मगर उनके पास बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम के जो साधन हैं वो बहुत मूल्यवान है। और इसका उपयोग करके लार्ज स्केल क्राउड, लार्ज स्केल मेजॉरिटी क्राउड, उसको जगाना
उसको संगठित करना और संगठित शक्ति का उपयोग और प्रयोग राजनीतिक सत्ता में या समाज में बदलाव करने के लिए करना, ये ध्यान रखो, इसको समझो। इसको समझकर समाज में लार्ज स्केल जो क्राउड है, लार्ज स्केल जो संख्या है हमारी, उसको जगाओ, उसको जोड़ो। केवल पढ़े लिखे लोगों के जोड़ने से नहीं होगा, पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। पढ़े लिखे लोग हमको नेतृत्व करने के लिए चाहिए, कैडराइजेशन के लिए चाहिए, जगाने के लिए चाहिए, रिसोर्सेज के लिए चाहिए, आवश्यक है। मगर केवल इतने भर के लोगों से यह काम होने वाला नहीं है। इसलिए हम लोगों को, करोड़ों में जो संख्या हमारी है, उसको जगाने का मामला है। से इसके साथ साथ नेना